नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं दृष्टि आईएएस की ज्योग्राफी की क्विक बुक में। हम लोगों ने भारत का भूगोल प्रारंभ किया था और उसके स्टार्टिंग के 1 से 2 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों का चैप्टर शुरू होगा अपवाह तंत्र, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र और इसके प्रकार। शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हम लोग और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामान्य परिचय में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि जब नदियों के जल का बहाव कुछ निश्चित जलमार्गों यानी कि वाहिकाओं के माध्यम से होता है तो उसे नदियों का अपवाह कहते हैं, तथा इन वाहिकाओं का जो जाल बनता है उसे क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र कहेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है अपवाह तंत्र मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियों का एक एकीकृत तंत्र होता है जो सतह के जल को एकत्र करके उसे दिशा प्रदान करता है, ठीक है। आगे कह रहा है एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। यानी कि जो नदी है और उसके द्वारा उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे? अपवाह द्रोणी बोलेंगे। कह रहा है कि एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। यानी कि नदी जिस एरिया से अपना वाटर फिलअप करेगी, वाटर जहां से भर के लाएगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जल ग्रहण क्षेत्र बोलेंगे, कैचमेंट एरिया बोलेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाह क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। यानी कि अगर बड़ी कोई नदी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नदी द्रोणी बोलेंगे जल ग्रहण क्षेत्र को। लेकिन अगर कोई छोटी नदी है, नाला है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जल संभर यानी कि वाटरशेड बोलेंगे। जल संभर अथवा जल विभाजक एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करता है। यानी कि जो वाटरशेड है या फिर कह सकते हैं जल विभाजक है, वो क्या करता है? अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। तो यहां पे आगे बात किया गया है नदियों का अपवाह प्रतिरूप, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर्स, ठीक है। कह रहा है कि नदी के उद्गम स्थान से लेकर उसके मुहाने तक नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा की गई रचना को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। नदियों का अपवाह निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है। नंबर 1, भूवैज्ञानिक उसकी समयावधि क्या है, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना कैसी है, स्थलाकृति कैसी है, और ढाल प्रवणता कितनी है, जल की बहाव की मात्रा कितनी है, और बहाव कितने टाइम तक, टाइम पीरियड भी इसमें जो है वैल्यू रखता है। आगे कह रहा है नदियों के अपवाह के विविध प्रतिरूप होते हैं, इनमें से कुछ प्रतिरूप निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कितने प्रकार का अपवाह प्रतिरूप होता है। तो यहाँ पे देख रहा है सबसे पहले कहा जा रहा है धूमाकृतिक या फिर वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। कह रहा है कि जब नदियों की जलधाराएं उस स्थान के स्थलीय ढाल के अनुसार बहती हैं तो मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा वृक्ष की शाखाओं के रूप में की तरह अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है, जिसे धूमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। यानी कि नदी जो मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं वो मिलके अगर अपवाह प्रतिरूप किसी वृक्ष की शाखाओं के अकॉर्डिंग बनाए, उसके तरह बनाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न बोलेंगे, वृक्षाकार धूमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप बोलेंगे। अगर उदाहरण की बात किया जाए तो उत्तर भारत की जो भी मैदानी नदियां हैं और दक्षिण भारत की जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनका जो पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा? धूमाकृतिक या वृक्षाकार बनेगा, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। तो कह रहा है जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहता है। यानी कि समांतर नदियां बह रही हैं और उनसे जो मिलने वाली नदियां हैं वो समकोण पे मिलती हैं तो उसे हम लोग जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। आगे कह रहा है आयताकार अपवाह प्रतिरूप, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। कह रहा है जब सहायक नदियां अपनी मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं तो इस प्रकार बने प्रतिरूप को आयताकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। उदाहरण के लिए विंध्य की पहाड़ियों एवं पलामू क्षेत्र की कुछ नदियां इस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं, आयताकार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि अरीय अपवाह प्रतिरूप, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न।
जब किसी केंद्रीय शिखर से जलधाराओं का प्रवाह सभी दिशाओं में होता है तो इस प्रकार बनी संरचना को अरीय प्रवाह कहते हैं। तो जैसे कि ये है, ऐसे मान लो कोई पीक है, यहाँ से इधर भी बह रही है, इससे चारों तरफ को नदियां जो बह रही हैं, तो उसे इस तरह के अप्रवाह प्रतिरूप हम लोग क्या बोलेंगे, अरीय अप्रवाह प्रतिरूप बोलेंगे। जैसे कि अमरकंटक से निकलने वाली जो नदियां हैं वो अरीय अप्रवाह तंत्र का प्रतिरूप बनाती हैं। ठीक है, जैसे अमरकंटक से निकलने वाली नदियां हैं, नर्मदा है, सोन है, इस तरह की नदियां। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वृक्षाकार जो प्रतिरूप होगा कुछ इस तरह से बनेगा, जालीनुमा इस तरह से बनेगा, आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री पे मिल रही है। अरीय अपवाह प्रतिरूप कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर और भी बात किया जाएगा, समानांतर जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अब आपको उप वाले नहीं पढ़ना है, इतना डीप नहीं जाना है, बस देख लेना है एक बार। ठीक है, वलयाकार भी बनता है, आयताकार आप देख सकते हैं, यहाँ पे आयताकार जो है बन रहा है। यहाँ पे देखिए आप छोटे छोटे आयत बन रहे हैं इस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे आयतों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये हो गए अपवाह प्रतिरूप। आगे देख सकते हैं, अगर बात किया जाए वलयाकार अपवाह प्रतिरूप की, तो कह रहा है कि परवर्ती नदियां अनुवर्ती नदी से जुड़ने से पहले वक्र अथवा चापाकार मार्ग से गुजरती हैं, जिससे वलयाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। यह अपवाह प्रतिरूप भारत में सामान्यतः विकसित नहीं है। नीलगिरी यानी तमिलनाडु व पिथौरागढ़ उत्तराखंड पहाड़ की नदियों में इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, वलयाकार बस इतना याद रखना है, जब परवर्ती नदी अनुवर्ती नदी से मिलेगी तो उससे पहले चापाकार मार्ग से गुजरेगी, इसी को हम लोग वलयाकार प्रतिरूप कहते हैं। परवर्ती नदी और अनुवर्ती नदी अभी हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहा है अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित हो जाती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था अरीय अपवाह तंत्र, उससे क्या हो रहा है, एक ही जगह से सभी दिशाओं में जा रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा, एक कोई तालाब टाइप का होगा, झील होगी, उसमें सारी दिशाओं से नदी आके गिरेगी, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप बोलेंगे। आगे है गुंबदाकृति अपवाह प्रतिरूप, यानी कि डोम शेप ड्रेनेज पैटर्न या वलयाकार व अरीय अपवाह तंत्रों के तत्वों का मिला जुला रूप होता है गुंबदाकृति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है समानांतर अपवाह प्रतिरूप, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, यानी कि जब नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समानांतर अपवाह प्रतिरूप। जैसे कि पश्चिमी घाट में जो नदियां हैं और अरब सागर में बहती हैं, अरब सागर की ओर, उन्हें। चलिए अब कुछ क्रमवर्ती अपवाह प्रतिरूप की बात किया जाए। कह रहा है कि इसके अंतर्गत उन नदियों को सम्मिलित किया जाता है जो ढालों के अनुरूप प्रवाहित होती हैं, जैसे अनुवर्ती और परवर्ती नदियां। ठीक है, क्रमवर्ती यानी कि अनुवर्ती और परवर्ती नदियों के बारे में यहाँ पे बात किया जाएगा, ढालों के अनुरूप ये बहेंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं अनुवर्ती नदियों के बारे में कि अनुवर्ती कॉन्सिक्वेंट रिवर्स कौन कौन सी होती है। कह रहा है कि ये वे नदियां हैं जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं, अनुवर्ती नदियां कहलाती है। यानी कि जो ढाल की दिशा में बहती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, अनुवर्ती नदियां बोलेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां अनुवर्ती नदियों के उदाहरण हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। किसी क्षेत्र में सर्वप्रथम अनुवर्ती नदी का उद्गम होता है जो क्षेत्रीय धरातल के ढाल के अनुरूप बहता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे कह रहा है परवर्ती नदियां कौन सी होती है। मुख्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली नदियां परवर्ती नदियां कहलाती हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, सोन इत्यादि नदियां गंगा तथा यमुना में जाकर समकोण पर मिलती हैं। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई। अनुवर्ती और परवर्ती, अनुवर्ती नदी यानी कि किधर जाएगी, अनुवर्ती नदी जो है ढाल के साथ साथ बहेगी और उसके जो 90 डिग्री पे आके मिलेंगी नदियां उन्हें हम परवर्ती नदियां बोलेंगे। आगे है आक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। हमने क्रमवर्ती में दो तरह की देख ली, अनुवर्ती और परवर्ती। अब हम लोग देखेंगे आक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। इसके अंतर्गत उन नदियों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। ठीक है, जनरली क्या करेंगी, प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करेंगी, ठीक है, करती हैं तथा भौमिकीय संरचना के प्रतिकूल प्रवाहित होती हैं, जैसे पूर्ववर्ती तथा पूर्वारोपित नदियां। ठीक है, तो पूर्ववर्ती यानी कि जो पहले से जिस दिशा में बह रही हैं उसी में बहेंगी, ढाल चाहे जो हो जाए वो ढाल को काट के अपनी दिशा बना लेंगी, ढाल के अकॉर्डिंग नहीं बहती हैं, अपनी दिशा में ही बहती रहती हैं। कह रहे कि पूर्ववर्ती नदियां, ठीक है, कह रहा वे नदियां
जो हिमालय निर्माण से पहले से बहती थी तथा अपनी धाराओं की दिशा में उत्थित स्थलों जैसे पर्वतों को काटकर गार्ज अथवा महाखंड बनाकर प्रवाहित होती हैं, पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। उदाहरण सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज आदि नदियां हैं। आगे कह रहे पूर्वारोपित नदियों के बारे में। ये नदियां स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करेंगी। स्वर्णरेखा, सोन, चंबल, बनास आदि पूर्वारोपित अध्यारोपित नदियों के उदाहरण है। यानी कि ढाल तो इनमें है, लेकिन जब नदियां ये निकली तो ढाल के अनुसरण नहीं चल रही हैं। लेकिन जो ऊपर हमने अभी पढ़ी, ये कौन सी नदियां हैं, पूर्ववर्ती नदियां, इन्होंने क्या किया, ढाल को काट दिया है, तब जाके अपनी दिशा में ही जा रही हैं। ठीक है, लेकिन जो पूर्वारोपी नदियां हैं वो ढाल के विपरीत केवल बह रही, किसी को काटा नहीं है। ठीक है, आगे तो आगे बात किया जाएगा भारत के अपवाह प्रतिरूपों के बारे में, अपवाह तंत्र के बारे में, हिमालय की नदियों का जो अपवाह तंत्र है वो, और प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, छोटा वीडियो रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग प्रॉपर तरीके से हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र और फिर हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र कंप्लीट कर लेंगे, और ये चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो चुका होगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको 2 से 3 बार देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।